हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन हसन फ्रॉम एडुफ्लिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 3 एंड 4th वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, और इसके अंदर हम एक मोटे तौर पर चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। ये बुक 2 का आखिरी चैप्टर है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था 1947 से लेके अब तक की जो राजनीति है उसके मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या पॉलिटिकल ट्रेंड रहे हैं उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 को शुरुआत करते हैं उसकी। तो सबसे पहले पार्ट 2 के अंदर आता है एरा ऑफ कोएलिशन। अब भाई एरा ऑफ कोएलिशन से आप क्या समझते हैं? यानी कि हमारे देश में एक ऐसा समय आया जिस समय लगातार कोएलिशन होने लगे। और ये समय कब से कब तक का? ये जो समय है ये 1989 से शुरू होता है एक्चुअली, और 2014 तक चलता है। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा समय, उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है? तो भाई इससे पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले वाले को हम लोग कहते हैं कांग्रेस सिस्टम। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लगातार 1952 के इलेक्शन से लेके और लगातार 1989 तक कांग्रेस पावर में रही। लगातार इन द सेंस बीच में एक आधा ऐसा टाइम आया जब दूसरी पार्टी भी थी, लेकिन उसका कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा। 1 या 2 साल में उनकी पार्टी जो है वो टूट गई या बिखर गई। तो 1952 से 89 तक कांग्रेस सिस्टम रहा। उसके बाद 2014 से और अभी तक यानी 2021 में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तब तक जो सिस्टम चल रहा है उसे कुछ पॉलिटिकल पंडित बीजेपी सिस्टम कह रहे हैं। अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि क्या इस सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं कि इस प्यार को क्या नाम दूं, तो वैसा ही है ये। तो 2014 के बाद से हमें देखना पड़ेगा। बट 89 से 2014 में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कोएलिशन का टाइम पीरियड था। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ होती, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। 1984 में उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजीव गांधी 1989 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद कांग्रेस हार जाती है, यानी कि उसे मेजोरिटी नहीं मिलती, फुल मेजोरिटी नहीं मिलती। ठीक है जी। तो 1989 में कौन सरकार बनाता है? 1989 में सरकार बनती है नेशनल फ्रंट की। ये एक ऐसी सरकार होती है जो बहुत ही अजूबी सरकार है। इसे बीजेपी भी सपोर्ट करती है और लेफ्ट भी सपोर्ट करता है। अब आप कहोगे सर ऐसा उसमें क्या हो गया, बीजेपी और लेफ्ट क्या सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? बीजेपी को राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है, और जो आपकी लेफ्ट है वो ऑलरेडी लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो लेफ्ट है। दो अलग अलग आइडियोलॉजी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा दुनिया में बहुत कम देखा जाता है। हालांकि इस सरकार में इन दोनों ने पार्ट नहीं लिया था, ज्वाइन नहीं किया था इन्होंने, पीछे से सपोर्ट जरूर किया था नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को। लेकिन यह सरकार भी 2 साल ही टिक पाती है, 1.5-2 साल, उसके बाद यह सरकार भी चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? देखो ये जो टाइम पीरियड है ना 89 का, इसके बाद से कांग्रेस में डिक्लाइन शुरू हो जाता है और एक मल्टी पार्टी सिस्टम का जो एरा है वो एक्चुअल में आ जाता है। उससे पहले भी हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम ही था, लेकिन एक्चुअल में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी और उन पॉलिटिकल पार्टीज का दम नहीं था। बात ये है, ठीक है ना? होती हर जगह थी लेकिन जीतती कांग्रेस थी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो दम भरा गया वो 1989 के बाद ही भरा गया। उन पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई और जगह जगह पे सरकारें बनाने लगी। तो 1989 के इलेक्शन से लेके 2014 तक कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में फुल मेजोरिटी नहीं ला पाई। फुल मेजोरिटी का मतलब है 272 प्लस सीटें नहीं ला पाई कोई पॉलिटिकल पार्टी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है बीजेपी की, और वो इतने सालों बाद एक क्लियर मेजोरिटी लेके आती। ठीक है जी। तो ये जो कोएलिशन की सरकारें बनती हैं सेंटर के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एक मेजर रोल यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई रीजनल पार्टी जो है उनमें बहुत दम है, और रीजनल पार्टीज की वजह से ही सरकारें अब चलेंगी और सरकारें बनेंगी और सरकारें बिगड़ेंगी। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब ये वक्त क्या है? अलायंस पॉलिटिक्स का है। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूं अलायंस और कोएलिशन में क्या फर्क होता है। ठीक है ना? आप सोच रहे होंगे सर ने अभी तो कोएलिशन बता रहे हैं, अलायंस का आ गए। तो भाई जब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके चुनाव को लड़ती है तो उसे अलायंस कहते हैं। यानी कि चुनाव के रिजल्ट के आने से पहले जब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके चुनाव लड़ेगी, चुनाव का रिजल्ट जो भी रहे, तो उसे अलायंस कहते हैं। जब दो पॉलिटिकल पार्टी रिजल्ट आने के बाद हाथ मिलाते हैं तो उसे कोएलिशन कहते हैं। ठीक है?
अब देखिए, अलायंस पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है 90s का जो टाइम पीरियड है, वो पूरा का पूरा ओबीसी को आप कह सकते हो कि ओबीसी की जो पावर है, जो ओबीसी हमारे देश के अंदर जो एक तबका है 27%, जो जिन्हें रिजर्वेशन दिया गया, उस ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन का टाइम। और ऐसे टाइम पीरियड पे बहुत सारी ऐसी सरकारें आती हैं या बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आती है जो ओबीसीज को सपोर्ट करती हैं और उन्हें एज अ वोट बैंक इस्तेमाल करती हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो पार्टीज हैं, इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ओबीसीज को आगे बढ़ाने में या ओबीसीज की पॉलिटिक्स को खेलने में। इसमें एक सरकार जो बनती है वो बनती है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, जो 1996 में आती है। इससे पहले की सरकार का नाम क्या था? इससे पहले की जो सरकार बनी थी उसका नाम था नेशनल फ्रंट की सरकार। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। तो ये 1996 में आती है और आने के बाद ये भी कुछ टाइम तक ही जिंदा रह पाती है। इस सरकार को जनता दल का सपोर्ट होता है और कुछ रीजनल पार्टीज का सपोर्ट होता है, कुछ टाइम तक ही ये चल पाती हैं। उसके बाद बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आती है अयोध्या डिस्प्यूट की वजह से। अयोध्या डिस्प्यूट पार्ट 3 के अंदर डिटेल में बताया हुआ है इस वीडियो के, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बीजेपी को लेकिन मेजोरिटी नहीं मिलती और बीजेपी को कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो बीजेपी जो सरकार होती है वो बनने की, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है बीजेपी पार्टी, लेकिन बहुत बार बहुत ही अनस्टेबल टाइम पीरियड रहता है। तो कभी बीजेपी सरकार बन पाती है, कभी 13 दिन के लिए बनती है, तो कभी 13 महीने के लिए बनती है, और फाइनली जाके वो 5 साल के लिए बनती है। और जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है उसे बीजेपी यहां सपोर्ट करती नहीं है। पिछली बार नेशनल फ्रंट को तो सपोर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से कांग्रेस उसे सपोर्ट कर देती है, यूनाइटेड फ्रंट को। और आप देख सकते हो किस तरीके से कभी कोई किसी का साथी है तो कोई किसी का दुश्मन बन गया, कभी कोई किसी का। तो यही पॉलिटिक्स के अंदर चलता रहता है जब तक ये अलायंस सिस्टम चलता है। आज मैं तुमसे नाराज हो गया, तुमने ऐसा काम कर दिया, कल मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, तुमने ऐसा काम कर दिया। बस यही पॉलिटिक्स के अंदर चलता रहता है फ्रॉम 1989 टिल 2014, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड पूरा का पूरा था, ये हमारे देश के अंदर एक बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल टाइम था। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा चार्ट सा बना दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके कि भाई क्या मामला है, किसकी सरकार बनी, कौन था। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, वहीं से मैंने लिया ये, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वीपी सिंह, ठीक। वीपी सिंह की सरकार बनती है 1980 में, ठीक है, और इसकी सरकार का नाम होता है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, ठीक है जी। उसके बाद कौन बनते हैं? चंद्रशेखर बनते हैं। कब से कब तक? नवंबर 1990 से और जून 1991 तक, ठीक है। यानी कितने टाइम पीरियड के लिए? लगभग 6 महीने के लिए, 6-7 महीने के लिए। इनकी सरकार का नाम होता है एनएफ, नेशनल फ्रंट। इसको सपोर्ट करने वाले अलग लोग होते हैं। इसे कांग्रेस सपोर्ट करती है, जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जबकि ऊपर वाली जो थी सरकार उसे 1 साल चलती है, उसे सपोर्ट करता है लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी। वहां कांग्रेस का रोल नहीं था, ठीक है ना। तो अलग अलग दांव पेच चल रही हैं। अब आता है 1991, जहां पर कांग्रेस की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है जिसे चलाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पूरे 5 साल चलाते, 1991 से 1996 तक। कांग्रेस के साथ साथ यहां पर एआईएडीएमके होती है जो तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी पार्टी है और कुछ और छोटी पार्टी से सपोर्ट करती है। 1996 में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी जो होती है उसको पूरी पावर नहीं मिल पाती, तो बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है। कितने टाइम के लिए? 13 दिन के लिए, सिर्फ 13 दिन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब अगले प्रधानमंत्री बनते हैं एचडी देवेगौड़ा। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनके बेटे अभी भी जिंदा है, ये खुद भी अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो एचडी देवेगौड़ा 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 1 साल तक प्रधानमंत्री रहते, 1 साल से भी कम टाइम पीरियड, अप्रैल 1997 तक। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कांग्रेस सपोर्ट करती है, ठीक। फिर बनते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री आई के गुजराल। इनमें से कई तो ऐसे होंगे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, आई नो, क्योंकि ये बहुत ही कम कम टाइम पीरियड के लिए देश के प्रधानमंत्री बन रही हैं। आई के गुजराल साहब बनते हैं 1997 में और 1998 में इनको भी कहते हैं भाई साहब हो गया, यानी कि 1 साल से भी कम टाइम पीरियड। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस। देन अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा, यानी बीजेपी दोबारा आती है। कब आती है? मार्च 1998 से अक्टूबर 1999, कुल 13 महीने के लिए, ठीक है, मतलब 13-14 महीने ऐसी समथिंग बनता है। इनको एनडीए की सरकार कहा जाता है कि बीजेपी अकेली नहीं होती, बीजेपी के साथ और सारे अलायंस होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में, यानी कि जैसे मैंने बताया ना, मार्च से और अगले साल के अक्टूबर तक ये सरकार गिर जाती है, ओके। उसके बाद दोबारा से अक्टूबर में बीजेपी सरकार बनाती है
और वो सरकार पूरे 5 साल चलती है और उसे कई और पार्टीज का सपोर्ट मिलता है, तो ये सरकार आगे चल पाती है पूरे 5 साल, लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। 2014 में कांग्रेस जो होती है वो सत्ता के काफी करीब होती है, ठीक है, और लेकिन फुल मेजोरिटी तो नहीं मिलती, तो इसके जो सपोर्टर्स होते हैं, जो बाकी पार्टी होती है वो इसको सपोर्ट करती है, ये लोग मिलके एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम होता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जैसे बीजेपी ने बनाया ना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसी तरह से ये लोग बनाते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस इसे सपोर्ट करती है, मतलब कांग्रेस इसमें मेन पार्टी होती है सही बताएं तो 2004 से 2014 तक ये सरकार रहती है और मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री होते हैं। पहले 2004 में 4 से 9 तक ये से यूपीए 1 का टाइम पीरियड कहा जाता है, फिर 9 से 14 तक, 2009 से 14 तक। 2014 में बीजेपी सरकार में आती है, ठीक है, फुल मेजोरिटी के साथ, जो अभी तक चल रही है 2 बार, मतलब 2019 में फिर जीत जाती है और फिर आगे चल रही है। तो भाई इन सब चीजों में आपको क्या समझ में आया? इन सब चीजों में आपको एक चीज समझ में आई होगी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पीरियड के बीच में आई, इनमें कुछ कंसेंसस बने, आपस में कुछ सहमतियां बनी। ये सहमतियां क्या है? ये सहमतियां हैं भाई, सब लोगों में एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो गया 4 चीजों को लेके। वो 4 चीजें क्या है, कौन से 4 एलिमेंट हैं जिन पे सब पार्टीज के अंदर एक कंसेंसस देखने को मिला? तो पहला एग्रीमेंट जो था वो ये है कि हर कोई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करने लगा। जैसे मैंने आपको बताया राजीव गांधी सबसे पहले इसे लेके आए थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इसके अपोजिशन में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सरकारें बनने लगी, उन्हें समझ में आने लगा भी कितना ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए, तो आने वाली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट किया टिल द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। ओके, सेकेंड डेवलपमेंट क्या होती है? सेकेंड डेवलपमेंट होती है हमारे देश में जो ओबीसीज को लेके रिजर्वेशन है, उस पे सब पॉलिटिकल पार्टी सहमत हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए इन लोगों को, और वो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तो फाइनली सब पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में समझ जाती है कि इन लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है। जो ओबीसीज है उसकी कुछ अपनी एजुकेशनल और फाइनेंशियल नीड है, जिसे सब पॉलिटिकल पार्टीज आगे चल के समझती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड, रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज। अब तक क्या था, स्टेट की पार्टीज को इग्नोर किया जाता था, ठीक है ना, लेकिन अब स्टेट लेवल की जो पार्टीज हैं, जैसे आज के टाइम में दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में एआईएडीएमके या डीएमके, बिहार में जेडीयू या आरजेडी, तो इन छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके जो रोल है उसे इंपॉर्टेंस की नजर से देखा जाने लगा कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोज कल को कोई सरकार नहीं बना पाया तो इन्हीं छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना पाएंगी, तो इनके रोल को समझा गया। और जो चौथी चीज है, फाइनल चीज, वो क्या है कि हर कोई अब थोड़ा प्रैग्मेटिक हो गया। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल कैसे हुआ समझने की कोशिश करिए। पहले क्या होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर टिकी होती थी, हमारा ये मानना है तो यही मानना है, ठीक है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है। लेकिन अब क्या होने लगा, कंसेंसस बनने लगे। भाई काम तो चलाना है ना, सरकार तो चलानी है ना, तो उसके लिए थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा हम झुक जाते हैं, चला लेते हैं काम को। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने मिलकर एक सरकार को सपोर्ट किया। कैसे कर लिया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया अपनी आइडियोलॉजी में। चलो कोई बात नहीं, इस मुद्दे को हम छोड़ देते हैं, बाकी काम तो करोगे ना आप, बाकी करिए, बाकी के लिए सपोर्ट है हमारा। हाँ, हमारे मुद्दे बीच में है तो हम टांग अड़ाएंगे, ठीक है, तो बाकी काम कीजिए। तो इस तरीके से एक प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आने लगा। तो आज के टाइम में कौन पार्टी किसके साथ कोएलिशन बना ले, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स एक गेम है जिसमें पासा कब किसकी तरफ आएगा कोई नहीं कह सकता, कभी 6 तो कभी 1। तो एक बार मैं आपको 17th जो लोकसभा है उसकी पार्टी पोजीशन बता देता हूं कि 17th लोकसभा में किसको कितने परसेंट वोट मिले, ठीक है ना, या कितनी परसेंट सीटें मिली। मैं इन द सेंस सीटें हैं, यहां पर वोट नहीं है। बीजेपी को 56% सीटें मिली हैं 17th लोकसभा में। जो कांग्रेस है उसे 10% सीटें मिली हैं, ठीक है। टोटल कितनी सीटें हमारे पास 545 है, तो उसी में से हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें से 2 सीटें आप लोग पता है रिजर्व हैं और 543 बचती हैं। वैसे अब 2 रिजर्व सीटों को भी खत्म कर दिया गया है, बट 543 बचती हैं। इसमें से बीजेपी को 56% सीटें मिली हैं, 10% कांग्रेस को, 4% डीएमके को, ये तमिलनाडु की पार्टी है, 3% शिवसेना को जो महाराष्ट्र की पार्टी है,
3% जेडीयू को, जो बिहार की पार्टी है, 2% बिजू जनता दल को, ये उड़ीसा की पार्टी है, 2% बहुजन समाज पार्टी को, ये यूपी की पार्टी है, और 20% में है आपके अदर्स, यानी और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये अभी फिलहाल लोकसभा 17th लोकसभा का पार्टी पोजीशन है। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा ये जो पार्ट है ये खत्म होता है। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, मैं उसे डिटेल में और बताने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी बाकी सारे पार्ट अपलोडेड हैं, आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।